नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देवघर में रेत का अवैध खनन जारी, प्रशासन और खनिज विभाग के अधिकारी मौन, खनन माफियाओं के हौसले हैं बुलंद। जन समर्पण सेवा संस्था दुर्ग के 4 वर्ष पूर्ण हुए। अब तक करा चुके हैं 1 लाख लोगों को निःशुल्क भोजन। 1 जनवरी को वृद्धाश्रम सहित अन्य स्थानों पर गरीबों को कराएंगे भोजन, बांटेंगे सामग्रियां। रविवार को दुर्ग पहुंचेंगे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। बोरा निवास में स्वर्गीय मोतीलाल बोरा को देंगे श्रद्धांजलि। और नगर निगम का बायोगैस प्लांट कबाड़ में तब्दील, लाखों रुपए हुए खर्च, दिखा अधिकारियों की उदासीनता का नतीजा। अब खबरें विस्तार से। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा संगोष्ठी सभा के साथ सम्मान समारोह का आयोजन सेक्टर 10 भिलाई में किया गया। श्री राम जन्मोत्सव समिति राम मंदिर भूमि पूजन के अवसर पर शहर में भव्य आयोजन करवाना चाहती, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से यह संभव नहीं हो सका। लेकिन उस दौरान समिति द्वारा ऑनलाइन रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया, जिसमें 500 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने संस्कृति से जुड़े मनमोहक रंगोली बनाकर समिति को ऑनलाइन भेजा। उन्हीं में से 50 सर्वश्रेष्ठ रंगोली प्रतिभागियों का सम्मान भारत रत्न स्वर्गीय अटल वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे के द्वारा किया गया। इस दौरान स्वर्गीय अटल वाजपेयी के जीवनी पर संगोष्ठी भी की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। एक कार्ड बनेगा जो पूरे देश भर में पीएम जहां जाएगा वहां उसका पीएम उसमें कर जाएगा। बात क्या करेंगे? आर्थिक चिंतन, सामाजिक चिंतन, सांस्कृतिक चिंतन, राजनीतिक चिंतन, वैदेशिक नीति, सामरिक नीति, परिवार का भाव, व्यक्तिगत आचरण, इन सब में अटल जी महान थे। और अटल जी में राम जी की प्रतिमूर्ति दिखाई देती है, क्योंकि राम जी को तो नहीं हम लोगों ने देखा है, राम जी के कुछ अंशों का जीवन अटल जी के रूप में हम लोगों ने देखा है। ऐसे महापुरुष का हम आज यहाँ जन्मदिन मना रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि राम जन्मोत्सव समिति के जो लोग यहाँ हैं, ये राम भक्त उस राम संस्कृति के अटल जी के द्वारा जो राजनीति के क्षेत्र में सुचिता के और समरसता के संघर्ष के बाद तैयार होने वाली, सबको साथ लेकर के चलने के लिए, और जो उनकी कविता है कि राज नहीं थामेंगे, राज थामेंगे नहीं लेकिन हार भी नहीं मानेंगे। राज के डर से हार नहीं मानेंगे और काल के कपाल पर लिखते चले जाएंगे नए सोपान। समाज की जब परिवर्तन की आवश्यकता होगी, जिन दिशाओं में परिवर्तन की आवश्यकता होगी, जिन दशाओं में परिवर्तन की आवश्यकता होगी, राम जन्मोत्सव समिति जरूर उसका कार्यकर्ता अपनी सक्रिय भूमिका निभाएगा। और मैं अध्यक्ष। वहीं आयोजन में श्री राम जन्मोत्सव समिति के युवा विंग अध्यक्ष मनीष पांडे, समिति पदाधिकारी और बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए। कार्यक्रम को लेकर युवा विंग अध्यक्ष मनीष पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। श्री राम मंदिर का निर्माण श्री राम जन्मोत्सव समिति ने ये संकल्प लिया था कि आने वाले जब भी श्री राम जी का राम मंदिर का निर्माण होगा तो एक भव्य तरीके से पूरे भिलाई समूचे भिलाई में कार्यक्रम किया जाएगा। पर चूंकि कोविड-19 के वजह से ये हो ना सका, तो उस समय श्री राम जन्मोत्सव समिति ने 5 अगस्त को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया, उस अवसर पर रंगोली कार्यक्रम का एक आयोजन किया, जिसमें पूरे प्रदेश भर से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया
भगवान राम के मंदिर को, भगवान राम की काया को, श्री हनुमान जी की काया को अपने रंगोली के माध्यम से अपने घरों में लोगों ने वो किया। तो कुल 550 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और 50 से 60 लोगों की यहाँ पुरस्कार वितरण के माध्यम से उनको पुरस्कृत किया गया। और आज अटल जी का, हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय अटल जी का आज जयंती है। उस अवसर पर भी एक संगोष्ठी के रूप में सबने अपने अपने विचार हमारे प्रेरणा स्रोत अटल जी के बारे में रखे कि उन्होंने किस तरीके से भारतवर्ष को चाहे हाईवे हो, चाहे उनके जो भी सपने रहे हैं, चाहे देश को एक आर्थिक शक्ति के रूप में पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत करने की बात हो, ऐसे बहुत सारे काम जो उनके मार्गदर्शन में हुए, उन सभी को लेके युवाओं को, महिलाओं को और आने वाली पीढ़ी को इस मंच के माध्यम से उन्हें बताया। साथ ही छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने आयोजन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। राम जन्मोत्सव समिति के द्वारा जब राम मंदिर निर्माण की घोषणा हुई थी 5 अगस्त को, उसी संबंध में इन लोगों ने, चूँकि कोई रैली नहीं निकालना था, पटाखे नहीं फोड़ने थे, देश के प्रधानमंत्री जी का आह्वान था, तो अपने खुशियों को, अपने विचारों को रंगोली के माध्यम से इन्होंने एक भावनाओं के प्रकटीकरण का माध्यम चुना था और उसका जो प्रतिभागी थे उनको इनाम देने की या एक सम्मान करने की योजना पुरानी थी, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पाया। संयोग से आज अटल जी का जन्म दिवस है, क्रिसमस भी है, तो उस संयोग में राम जन्मोत्सव समिति ने लघु भारत में एक ऐसा आयोजन किया कि जहाँ राम संस्कृति की जो विभिन्न रंगे हैं, उन रंगों के द्वारा जो रंगोली बनी है, उसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको यहाँ सम्मानित किया गया। तो ये एक अच्छा अभिनव कार्यक्रम था। बहरहाल जहां पुरस्कार पाकर विजय प्रतिभागी खुश नजर आए, वहीं अटल की जीवनी सुनकर भी लोगों में नवीन ऊर्जा देखने को मिला। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से रॉबिन वाल ठाकुर की रिपोर्ट। क्रिसमस के अवसर पर चर्च में बिखरी खुशियाँ, की गई विशेष प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस पर शुक्रवार को शहर में हर्षोल्लास के साथ जश्न मनाया गया। इस अवसर पर दुर्ग के स्थानीय मेनोनाइट चर्च में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां पास्टर प्रदीप ज्योतिष ने विशेष प्रार्थना करवाई और यीशु मसीह के जन्म पर आधारित कथा सुनाकर उनके संदेशों को दोहराया। इस वर्ष कोरोना संक्रमण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चर्च में कार्यक्रमों को सीमित किया गया था। चर्च में भीड़ भाड़ जमा ना हो, इसलिए प्रभु यीशु के भक्तों ने सुबह 2 अलग अलग समय में प्रार्थना की और कैंडल जलाया। प्रार्थना उपरांत समाज के लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस पर्व की बधाइयां दी। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखा। इस अवसर पर मसीह समाज के अध्यक्ष चार्ली मसीह, सुभाष पाल, जॉय सैमुअल, निवेल मसीह, रजनीश राम, डीकेन आइविन पीटर, नवनीत राम, सैमसन मसीह, संजय डेनियल, सेवक सीसीस डेविड समेत समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बीते दिनों दुर्ग जिले के अमलेश्वर थाना अंतर्गत ग्राम खुड़पुरा में घटित 4 जघन्य हत्याकांड को लेकर कुमारी नगर पालिका अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर ने पीड़ित परिवारों को 51,000 रुपए की राशि सहयोग के तौर पर देने की घोषणा की है। और 2-4 दिन के लिए हमारा 4 दिन के लिए सप्ताह भर के लिए हम बोले गए मुख्यमंत्री महोदय जी हाँ कि जो भी करे ये काम ला बोला तत्काल कार्रवाई करी, बोला पकड़ के ली और उकर बाद हम शांतिपूर्वक से हमारे सामाजिक स्तर में कैंडल मार्च से निकाल पड़े। आज के बोला तो मैं परिवार ला दुख के घड़ी में मैं यहाँ ओकर साथ खड़े हूँ और मैं यहाँ 51,000 रुपया अपन परिवार ला, मैं नगर पालिका अध्यक्ष मैं परिवार ला मैं देना चाहता हूँ। सेक्टर 2 भिलाई में अयप्पा मंदिर परिसर में पूरे विधि विधान के साथ मंडला पूजा का आयोजन अयप्पा सेवा संगम के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। आंध्र समाज में अयप्पा स्वामी को मानने वाले मंडला पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इसमें 40 दिनों तक पूर्व ब्रह्मचर्य का पालन कर व्रत रखने वाले व्रतधारी अंत में अयप्पा स्वामी के दर्शन करने के लिए मंदिर में लगी 18 सीढ़ियां चढ़कर अयप्पा स्वामी के दर्शन करते हैं। इस व्रत के दौरान जब अयप्पा स्वामी के दर्शन किए जाते हैं तो अपने सिर पर इरीगुड़ी धारण किया जाता है। कहते हैं जो भक्त 41 दिनों का उपवास रखकर सर पर इरीगुड़ी धारण कर अयप्पा स्वामी के दर्शन करता है
तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसी के तहत भिलाई सेक्टर 2 में स्थित अयप्पा मंदिर में भी ये कार्यक्रम पूरे विधि विधान के साथ शासन प्रशासन द्वारा कोविड-19 के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के साथ संपन्न हुआ। शबरीमला सहित पूरे भारतवर्ष में जहां जहां अयप्पा स्वामी का मंदिर है, वहां पर ये सीढ़ियां मात्र मंडला पूजा एवं मकर संक्रांति के दिन ही खोली जाती है, जिससे अयप्पा स्वामी के भक्त इन सीढ़ियों पर चढ़कर अपने स्वामी के दर्शन कर पाएं। इस कार्यक्रम के दौरान मधुर भजनों की प्रस्तुतियां दी गई, जिसे उपस्थित श्रद्धालुओं ने बड़े ही धैर्य के साथ सुना और इसमें लीन हो गए। इस मंडला पूजा कार्यक्रम की जानकारी अयप्पा सेवा संगम भिलाई के अध्यक्ष एस अनिल कुमार एवं सबरीमला तीर्थ यात्रा समिति के अध्यक्ष रमेश अवस्थी ने न्यूज टीम को दी। स्वामी शरणम। आज मंडला पूजा है। मंडला पूजा का मतलब ये होता है कि अयप्पा स्वामी का दर्शन के लिए 41 डेज का वृद्धानुष्ठान के साथ दर्शन के लिए जाते हैं। तो वही 41 डेज आज कंप्लीट हुआ। आज अभी अयप्पा शबरीमला अयप्पा क्षेत्र में 5000 लोगों का ही एक दिन का दर्शन के लिए कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो हम भी इधर इसलिए रिस्ट्रिक्शन में आज 51 अयप्पा स्वामी यहाँ इरुमुड़ी धारण करके भगवान का दर्शन किया। यहाँ भी पूरा कोविड की प्रोटोकॉल का अनुसार ही पूरा कार्यक्रम हुआ। मास्क धारण करके सोशल डिस्टेंस करके ही हम लोगों ने किया है। और शोभा यात्रा कैंसिल किया था। हर साल शोभा यात्रा का आयोजन होता है, इसे कैंसिल किया है। और अयप्पा क्षेत्र प्रांगण में ही इरुमुड़ी धारण करके अपने लोगों ने आज भगवान का दर्शन किया। शाम को हम लोगों ने 10,000 दिया जला के भगवान का आरती करेंगे और पूजा बाकी पूजा विधि विधान का अनुसार संपन्न हुआ है। क्या मनोकामनाएं मांग रहे हैं इस बार अयप्पा स्वामी से? आज इस साल का पूरा मनोकामना सब भक्तों का यही है कि कोविड की जो परेशानी लोगों को हो रहा है उसको जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। सब पुराना भारत और श्रेष्ठ भारत हो, ये कामना है हम सबको। आज के दिन की विशेषता ये है कि मंडला पूजा आयोजित की जाती है, जिसमें इरुमुड़ी धारण करके लोग ये पवित्र 18 सीढ़ियाँ जो परशुराम भगवान ने 18 देवों को आह्वान करके एक एक सीढ़ी बनाया है, ये सीढ़ियाँ केवल मकर संक्रांति और मंडला पूजा के दिन खुलता है, जिसमें लोग जाके चढ़ते हैं। हर सीढ़ी का प्रणाम करते हुए स्वामी का दर्शन करते हैं। जो इरुमुड़ी धारण करके स्वामी के पास जाएगा, स्वामी उसकी हर मनोकामना पूरा करते हैं। स्वामी का ये प्रिय है इरुमुड़ी धारण करके जाना। इस वर्ष क्या मनोकामनाएं मांग रहे हैं? लोग अपने सुख शांति समृद्धि की कामना करते हैं। हम तो यही माना कर रहे हैं कि महामारी दूर हो, देश संकट से दूर हो, स्वामी सबके ऊपर कृपा करे, सब स्वस्थ रहे, सब खुशी रहे। जो छिन गया है महामारी से वो स्वामी वापस ला। बहरहाल कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए शासन प्रशासन के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मंडला पूजा का कार्यक्रम पूरे विधि विधान के साथ अयप्पा सेवा संगम भिलाई के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए भोग भंडारे में महाप्रसाद भी ग्रहण किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नेशनल हाईवे में 4 लेन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। निर्माण कार्य के दौरान 4 लेन की यातायात व्यवस्था चरमरासी गई है। फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत लोगों को सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन का लाभ मिल सकेगा। 4 लेन में यातायात के दबाव को कम करने नेहरू नगर से कुम्हारी के बीच फ्लाईओवर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। कार्य की रफ्तार को देखकर कहा जा सकता है कि इसका निर्माण समय सीमा के अंदर कर लिया जाएगा। निर्माण के दौरान 4 लेन को कई स्थानों में ब्लॉक करने की वजह से सर्विस रोड में यातायात का दबाव बढ़ गया है, जिससे आए दिन सड़क जाम की स्थिति बने रहती है। इससे आवाजाही करते लोगों को परेशान होना पड़ता है। फ्लाईओवर का निर्माण होने तक यातायात को बाधित होने से रोकने ट्रैफिक पुलिस को व्यवस्था में सुधार किए जाने की जरूरत है। 4 लेन में फ्लाईओवर का निर्माण कार्य निरंतर प्रगति की ओर है। कार्य की गति को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि समय सीमा के भीतर इस फ्लाईओवर के निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के दौरान अभी सर्विस रोड के दोनों ओर यातायात का दबाव काफ़ी बढ़ चुका है। दिन के समय तो किसी तरह की आवाजाही संपन्न हो जाती, लोग आसानी से आना जाना कर लेते, लेकिन शाम होते ही सड़क जाम की स्थिति निर्मित होती है, क्योंकि सर्विस रोड के किनारे ज़्यादातर ठेला संचालकों ने, गैरेज संचालकों ने अपना कब्जा जमाया हुआ, जिसकी वजह से आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित होती है। ट्रैफिक पुलिस का ध्यान भी इस ओर से पूरी तरह से उदासीन है। हालांकि फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के दौरान लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, लेकिन कुछ ये परेशानी हालांकि कुछ समय की है। फ्लाईओवर का
पूर्ण होने के पश्चात निश्चित रूप से लोगों को आवाजाही करने में राहत मिलेगी, सुविधाजनक आवाजाही संपन्न हो सकेगी रायपुर से दुर्ग की ओर। अभी हालांकि लोग परेशान हैं और ट्रैफिक पुलिस को कोसते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये परेशानी हालांकि कुछ ही दिनों की है और इस निर्माण कार्य की गति भी निरंतर जारी है। पावर हाउस से लेकर के सुबेला से लेकर के कुम्हारी तक लगातार कार्य की गति प्रगति पर है। बस लोगों को कुछ दिनों का और इंतजार करना पड़ेगा, जिसके बाद इस फ्लाईओवर का लाभ निश्चित रूप से लोग उठा सकेंगे और इससे इस फ्लाईओवर से यात्रा करना सुविधाजनक और सुरक्षित होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। राजनांदगांव जिला वन परिक्षेत्र स्थित ग्राम सिंगारपुर और तिलई भाट के समीप ग्रामीणों द्वारा बाघ देखे जाने से क्षेत्र में भय का वातावरण निर्मित हो गया है। कुछ क्षेत्रों में बाघ के पदचिन्ह मिलने से ग्रामीणों में दहशत देखी जा रही है। जानकारी मिलने के बाद वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचकर बाघ के पदचिन्हों की पहचान कर ग्रामीणों को सचेत रहने की अपील कर रहा है। इसमें सुबह हमको सूचना मिली कि कोई टाइगर या तेंदुआ जैसे कोई वन्य प्राणी आया है करके, तो हमारे स्टाफ पहुंच गए हैं। तो पग मार कर उनका लिया जा रहा है और उसका पग मार चिन्हों का भी अभी पीछा किया जा रहा है। कंफर्म नहीं है अभी कि वो क्या है करके। और इस एहतियात के तौर पे तो हम लोग पूरा गांव में मुनादी करा दिए, जगह जगह अपने स्टाफ की ड्यूटी। अब जब तक पूरा हमको कहीं भी उसका चिन्ह मिलेगा तब तक हम लोग करेंगे, पूरा रात दिन अपना पूरा स्टाफ का ड्यूटी लगाए हैं। अब ग्रामीण लोग भी, अब देखो यार जंगल एरिया दूर भी है पास भी है, तो इनका बात को भी अपन नज़रअंदाज नहीं कर सकते और शायद सही भी हो या नहीं हो, लेकिन हम तो वो सुरक्षा के तौर पर सबको मुनादी करा दिए हैं। अभी देखते हैं कि वो क्या है करके। जैसे राहर खेत में वो हवे की सौ संगवारी मन हा तब में हाँ देखे बर ना रुख में चढ़े तो दूर से देखे हों, वह देखे के बाद ना वो राहर खेत ले दूसरा डहन भगा गए में से हम देखे वो भंडार बाजू अपन ऐसे डहानी में रही, डहानी में नहीं करे हैं वो चना पलैया बताइस ना तो वो फोन करके बताइस ना तो सब आदमी हाँ। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। BM शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जी हाँ, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, OT, ICU, MICU, NICU, OPD, एक्सरे, CT स्कैन, MRI, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग: जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान नाक गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। हमारा पता: BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 7730 77711 7730 77722। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बलौदा बाजार के अहिल्दा में इन दिनों धान खरीदी केंद्र में बारदाने की कमी साफ देखी जा सकती है। बारदाने की कमी की वजह से धान खरीदी केंद्र में अभी तक 10,000 कट्टा भी नहीं भरा जा सका है और लक्ष्य 80,000 कट्टे भरने का है। फिलहाल अहिल्दा स्थित धान खरीदी केंद्र में धान को सुरक्षित रखने के लिए टीन शेड का निर्माण जारी है। वहीं अहिल्दा सरपंच झब्बूलाल साहू ने बताया कि हफ्ते भर में बारदाने की कमी पूरी हो पाएगी। ये चूँकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो महती ये योजना है, बारदाना जो सेंट्रल गवर्नमेंट से सप्लाई जो है यहाँ आपूर्ति चूँकि पूरे छत्तीसगढ़ में करना है, हमारे CM साहब ने जो मांग किया था उसके अनुरूप जो है बारदाना का यहाँ कमी महसूस हुआ है। चूँकि यहाँ 80,000 कट्टे का लक्ष्य है, अभी 10,000 कट्टे का भी लक्ष्य हमारा पूरा हुआ नहीं है। एक आध हफ्ते में ये बारदाना का जो समस्या है ये पूरा हो जाएगा और ये बारदाना की कमी की वजह से यहाँ हमेशा विवाद की स्थिति जो रहता है उसको हम लोग कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मेरे यहाँ सेट का भी निर्माण कार्य जारी है। यहाँ 3 नग जो है चबूतरा फड़ का हम लोग काम स्टार्ट किए हैं। ये लगभग ये 10 दिन में इसको भी हमने कंप्लीट कर देंगे। ये भी हमारा एक समस्या रहा है क्योंकि ये पूरा जो फड़ जो दिख रहा है ये हमारा स्कूल कैंपस है। ये स्कूल कैंपस में ये फड़ का हम व्यवस्था दे रहे हैं। स्थायी रूप से 3.5 एकड़ का यहाँ धान उपार्जन सेंटर का निर्माण कार्य किया जाएगा। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने ग्राम महमरा के किसानों के साथ सुना प्रधानमंत्री का उद्बोधन, साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे ग्राम महमरा पहुंची, जहां उन्होंने किसानों के साथ मिलकर भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए
और साथ ही ग्रामीणों के बीच बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना। इस मौके पर राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे ने ग्राम में महमरा के किसान भाइयों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे किसानों का उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उनके विश्वास को दर्शाता है। देश के किसानों को समृद्ध बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों को मैं प्रणाम करती हूँ। उन्होंने किसान भाइयों को विश्वास दिलाया कि केंद्र की भाजपा सरकार हमेशा ही किसानों के हित में कार्य करती रहेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने दुर्ग जिले के पोटिया और पहदा ग्राम वासियों को विकास कार्यों की सौगात दी है। मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने ग्राम पहदा में नवीन जैत खाम का लोकार्पण कर ग्राम वासियों को बाबा गुरु घासीदास जयंती की बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने जैत खाम की विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर ग्राम वासियों की मांग पर घोषित घाट और शीतला माता तालाब में पचरी निर्माण और सीसी रोड निर्माण की भी घोषणा की। देवकर की ग्राम पंचायत डंगनिया में नदी एवं घाटों में अवैध रेत खनन धड़ल्ले से जारी है। प्रशासन व खनिज विभाग की नाक के नीचे हो रहे खनन के माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद देखे जा रहे हैं। एक ओर जहां देश में कोरोना वायरस को लेकर भय का माहौल बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर अवैध रेत उत्खनन करने वाले कारोबारियों के हौसले बुलंद हो गए हैं और वे खुलेआम अवैध रेत उत्खनन कर परिवहन कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान अवैध रेत उत्खनन करने वालों के हौसले बुलंद होते गए और देवघर के विभिन्न ग्राम पंचायतों में नदी, नालों, घाटों, तालाबों से उत्खनन कर अवैध परिवहन एवं भंडारण का कार्य कर रहे हैं। ये सभी कार्य स्थानीय प्रशासन एवं खनिज विभाग के संरक्षण में किया जा रहा है। आम जनों का मानना है कि अवैध कारोबारियों के द्वारा रेत उत्खनन का कार्य जोर शोर से किया जा रहा है और ऊंची दरों पर खुलेआम बेचा भी जा रहा है। अवैध गौण उत्खनन परिवहन का कार्य जोरों से चल रहा है। शासन प्रशासन के लाखों करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान जहां हो रहा है, जबकि करोड़ों रुपए रॉयल्टी के रूप में अवैध खनिज से प्राप्त हो रहे हैं, परंतु अवैध कारोबारियों की वजह से करोड़ों रुपयों का नुकसान शासन को हो चुका है और वर्तमान में हो भी रहा है। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोविड-19 वायरस का भय दिखाकर अवैध रेत ऊंचे दरों पर मकान निर्माण करने वाले लोगों को विक्रय किया जा रहा है। देवघर की नदी, नालों, तालाबों से खुलेआम अवैध रेत उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा है। अर्धरात्रि को अवैध गौण खनिज उत्खनन किया जा रहा है और अवैध गौण खनिज उत्खनन करने वाले माफिया लोग मालामाल भी हो रहे हैं। अवैध उत्खनन की शिकायत मिली थी, तुरंत टीम के साथ हम लोग आए हैं जिला से। यहाँ पर मौके पर तो उत्खननकर्ता के द्वारा इंजन को लेकर भाग गए हैं और भरी ट्रैक्टर टाली जो है यहाँ खड़ी है, 10 के लगभग करीब है, तो इसको जब्त करके हम लोग थाने में सुपुर्द कर देंगे और इंजन की व्यवस्था करके अलग से इसको सुपुर्द किया जाएगा थाने में। कार्रवाई इस बार कड़ी कार्रवाई की जाएगी क्योंकि बार बार इन लोग कंटिन्यूस शिकायत आ रही है और लगातार इसमें उत्खनन किए जा रहे हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बेमेतरा के दिशा निर्देश पर चौकी क्षेत्र के ग्राम डंगनिया में शिवनाथ नदी में अवैध रूप से रेत खनन कुछ लोग कर रहे थे, जिसकी सूचना पर तहसीलदार बिरला के निर्देश पर देवकर चौकी के एएसआई चौरे एवं हमारा स्टाफ के सुरक्षा शांति व्यवस्था बनाने हेतु नदी घाट पर गए थे। अवैध खननकर्ता रोहित बारले, नीलू हरियाणा वाले अन्य लोग द्वारा तहसीलदार, पुलिस स्टाफ, पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार एवं शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए पत्रकार एवं पुलिस वाहन को तोड़फोड़ किए की रिपोर्ट पर धारा 186, 353, 427, 34 आईपीसी कायम कर आरोपियों की पता तलाश की जा रही है। बहरहाल उचित कार्रवाई कर इन अवैध उत्खनन करने वालों के हौसलों को पस्त करने की जरूरत है, जिससे कि ऐसी हिमाकत करने के पहले ही 100 बार सोचें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। नगर निगम परिसर में स्थापित बायोगैस प्लांट कबाड़ में तब्दील हो चुका है। इसके निर्माण के पश्चात प्लांट से कुछ दिनों तक बायोगैस बनती रही, लेकिन देखरेख के अभाव में निगम की योजना कारगर साबित नहीं हो सकी है। सड़ी गली सब्जियों से बायोगैस तैयार करने निगम प्रशासन द्वारा निगम परिसर में बायोगैस प्लांट तैयार करवाया गया था। निर्माण के कुछ दिनों तक प्लांट से बायोगैस का उत्पादन होता रहा, लेकिन बाद में प्लांट से गैस का उत्पादन अचानक बंद हो गया और महीनों तक संधारण कार्य चलता रहा। अब प्लांट पूर्णतया कबाड़ में तब्दील हो चुका है।
जानकारी के अनुसार निगम प्रशासन द्वारा एजेंसी को कार्य का पूरा भुगतान भी कर दिया गया है। बायोगैस को लेकर निगम की यह योजना धाराशायी हो चुकी है। सड़ी गली सब्जियों खाद्य पदार्थों से बायोगैस तैयार करने को लेकर नगर निगम प्रशासन द्वारा निगम मुख्यालय परिसर में इस बायोगैस प्लांट की स्थापना की गई थी लाखों रुपए की लागत से। ये बायोगैस की स्थापना के बाद से ही कुछ दिन तक यह अस्तित्व में रहा। इससे बायोगैस बनती रही और आसपास के छोटे होटल संचालकों को यहाँ से बायोगैस सप्लाई की जाती रही, किंतु निगम अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग नहीं किए जाने की वजह से 15 से 20-25 दिनों के अंतराल के भीतर ही यह बायोगैस प्लांट पूरी तरह से बंद हो चुका है और अब यह पूरी तरह से कबाड़ में तब्दील है। इसकी निर्माणी एजेंसी को निगम प्रशासन द्वारा पूरा भुगतान कर दिया गया है। वो जिस ठेकेदार द्वारा इसका निर्माण किया गया था इस बायोगैस प्लांट का, उसका उस समय उस ठेकेदार का ये दावा था कि ये निरंतर कार्य करेगा और उसके द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ के निगम क्षेत्रों में इस तरह के बायोगैस प्लांट की स्थापना की गई है। पूरे छत्तीसगढ़ का तो हमें आइडिया नहीं, ना ही हमें जानकारी, लेकिन इस बायोगैस प्लांट को देख करके कहा जा सकता है कि उस ठेकेदार की किस तरह की कार्य प्रणाली होगी, क्योंकि इसके अस्तित्व में आने के बाद बायोगैस प्लांट चालू होने के बाद बाद में ही ठेकेदार को कुछ महीनों के भीतर इसका पूरा भुगतान कर दिया गया। हमारे आपके द्वारा जनता के द्वारा जो टैक्स के पैसे निगम प्रशासन को संपत्ति कर के रूप में पटाए जाते हैं, उसी पैसे से उस ठेकेदार का भुगतान किया गया। अब लेकिन हमारी आसपास के होटल व्यवसायियों से भी चर्चा हुई है कि जिनका कहना है कि पिछले कई महीनों से उनके पास जो बायोगैस यहाँ से सप्लाई की जाती थी, अब वो बायोगैस उनके पास नहीं आती, ना किसी तरह के कोई हमसे जानकारी लेने आता है। तो नगर निगम का हालांकि कार्य योजना अच्छी तैयार की गई थी। सड़ी गली सब्जियों, चूँकि इससे परिसर से लगी सब्जी मंडी है, यहाँ पे सब्जी व्यापारियों का सड़े गले बासी खाद्य पदार्थों को फेंक दिया जाता। उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस बायोगैस प्लांट की स्थापना की गई थी कि उस सड़े गले पदार्थों से बायोगैस तैयार की जाएगी। कार्य योजना कुछ दिन तक कारगर रही, इसका लाभ भी लोगों को मिला, आसपास के छोटे दुकानदारों को, लेकिन अब यह कबाड़ आप देख सकते हैं पूरी तरह कबाड़ में तब्दील हो चुका है। यहाँ निगम अधिकारी झांकने तक नहीं आते। इस तरह की कार्य योजना तैयार कर आखिर निगम प्रशासन अब क्या साबित करना चाहता है। हालांकि कई क्षेत्रों में बायोगैस ही नहीं, अपितु कई स्थानों में देखा जा सकता है निगम प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य तो करा दिए जाते हैं, लेकिन लगातार मॉनिटरिंग नहीं किए जाने से इस तरह की स्थिति, दुर्भाग्यजनक स्थिति सामने नज़र आती है। अधिकारियों को चाहिए कि लगातार अपने द्वारा कराए गए कार्यों की मॉनिटरिंग करें ताकि इसका लाभ लोगों को लंबे समय तक मिलता रहे। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। प्रतिदिन जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन व जरूरत की सामग्री लगातार उपलब्ध करा रही जन समर्पण सेवा संस्था के 4 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारियों ने मीडिया से अपने अनुभव साझा किए हैं। भूखे को भोजन करवाना सबसे बड़ा मानव धर्म है। इस धर्म को इंगित करते हुए कस्बे की सामाजिक संस्था जन समर्पण सेवा संस्था के द्वारा शुरू की गई योजना सेवा आज प्रेरणा बन गई है, जिसका 15 जनवरी 2017 से प्रतिदिन दुर्ग रेलवे स्टेशन एवं शहर के विभिन्न स्थानों में जरूरतमंद, गरीब, असहाय, विकलांग जनों को भोजन कराया जाता रहा है। साथ ही इस पहल के चलते आम जन की लगातार भागीदारी भी बढ़ रही है, जिसमें वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते 50,000 एवं विगत 4 वर्षों से जारी भोजन सेवा में 1 लाख से अधिक भोजन पैकेट वितरण कर चुके हैं। संस्था के इस कार्य को 1 जनवरी 2021 को 4 वर्ष पूर्ण होने पर संस्था द्वारा विशेष आयोजन रखा गया है, जिसमें सुबह शहर के विभिन्न स्थानों में गौ माता को रोटी, वृद्धाश्रम में वृद्ध जनों को भोजन खिलाकर साड़ी, कंबल का वितरण, शाम को दुर्ग रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित अन्य जगहों पर भोजन वितरण किया जाएगा। इस संबंध में संस्था के बंटी शर्मा ने न्यूज टीम को इस तरह की जानकारी दी। समर्पण सेवा संस्था जो कि 1 जनवरी 2017 से आज 4 वर्षों से लगातार ठंडी, गर्मी, बरसात, दिवाली, दशहरा, ईद बिना किसी दिन रुके लगातार जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करा रही है। शहर में कोई भूखा ना सोए, एकमात्र उद्देश्य हमारा यही है। पूरे कोरोना काल में भी हम लोगों ने सभी जरूरतमंदों को निचली बस्तियों में खाना उपलब्ध कराया है, उनकी ज़रूरत की सामग्री उपलब्ध कराई है, प्रवासी मजदूरों को चप्पल उपलब्ध कराया है। 1 जनवरी 2021 को हम अपना 4 वर्ष पूर्ण करने जा रहे हैं। इस 1 जनवरी 2021 को हम शहर में निवास कर रहे, वृद्धाश्रम में निवास कर रहे, बाल आश्रम में निवास कर रहे, शहर के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, निचली बस्तियों में रह रहे सभी गरीबों को, महिलाओं को साड़ी और कंबल, पुरुषों को धोती और कंबल, बच्चों को दूध
फल, बिस्किट हम 1 जनवरी को उपलब्ध कराएंगे। शहर में हम किसी प्रकार की पार्टी या डीजे की व्यवस्था ना करते हुए मानव सेवा और गौ सेवा का काम करेंगे। गौ सेवा में सभी गाय को रोटी और गुड़ हम शहर में खिलाएंगे। रेलवे स्टेशन के पास लगभग 14 से 15 वृद्ध निवास कर रहे हैं जिनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक है। वो रोड में सोते हैं, रोड में ही रहते हैं। उनकी उम्र आज 70 वर्ष से ऊपर हो चुकी है। किसी प्रकार का रोजगार करने के वे शरीर से स्वस्थ नहीं है। शासन से जन समर्पण सेवा संस्था एकमात्र निवेदन करना चाहती है कि उन 10-15 लोगों की व्यवस्था उनको रोकने की, केवल उनके रहने की व्यवस्था शासन कर दे। उनको खाने, उनकी जरूरत की सामग्री, उनको जो भी कपड़ा, साबुन, निरमा लगेगा, जन समर्पण सेवा संस्था उन्हें निःशुल्क उपलब्ध करा देगी। जन समर्पण सेवा संस्था द्वारा शहर के असहाय व गरीबों को लगातार 4 वर्षों से भोजन व अन्य सामग्रियां उपलब्ध कराई जा रही है, जो कि बेहद ही सराहनीय कदम है। साथ ही संस्था के द्वारा शासन प्रशासन से कुछ वृद्ध बेसहारा लोगों के लिए सहारा दिलाने की गुहार भी लगाई गई है। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन के द्वारा इस दिशा में किस तरह की सराहनीय पहल की जाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नाइन टू 11 महफिल रेस्टोरेंट। जी हाँ, दुर्ग शहर के हृदय स्थल स्टेशन रोड पोल सायपारा चौक स्थित, जहाँ आप पाएंगे फुल्ली एसी हॉल, एसी केबिन, फैमिली हॉल, मीटिंग व पार्टी के लिए रीजनेबल रेट में पार्टी हॉल, स्वादिष्ट लजीज व्यंजनों की भरमार, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, कोफ्ता, कबाब, इसके साथ ही वेज व नॉन वेज डिशेज उपलब्ध हैं। व वेज थाली, चाइनीज फूड भी उपलब्ध, लॉजिंग व्यवस्था भी उपलब्ध एंड पार्सल फैसिलिटी भी उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त 9 to 11 महफिल रेस्टोरेंट। स्टेशन रोड पुल सायपारा चौक दुर्ग। मोबाइल नंबर 8839814123 0788489266। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ।
exclusive range of bed cover, sofa cover, pillow cover, mattress, cotton cloth और शूटिंग एंड शटिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House Railway Station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। Contact 98932 15251 और 8966 981590। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी। साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811 7772988822। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह रविवार को दुर्ग आएंगे। वे यहां स्वर्गीय मोतीलाल वोरा को उनके निवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह रविवार को दुर्ग पहुंचेंगे, जहां वे पद्मनाभपुर स्थित मोतीलाल वोरा निवास में जाकर स्वर्गीय मोतीलाल वोरा को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यहाँ बता दें कि राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह 26 दिसंबर को ट्रेन से भोपाल से दुर्ग के लिए निकलेंगे और 27 दिसंबर की सुबह दुर्ग पहुंचेंगे, जहां दुर्ग के सर्किट हाउस से 11 बजे दिग्विजय सिंह वोरा निवास पहुंचेंगे और स्वर्गीय मोतीलाल वोरा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।
भिलाई दुर्ग के बीच हजारों की संख्या में ऑटो चालकों को आवाजाही करते देखा जा सकता है, लेकिन एक भी ऑटो स्टैंड की व्यवस्था नहीं होने से ऑटो चालकों ने 4 लेन के किनारे सहित 4 लेन पर खाली स्थानों को पार्किंग स्थल में तब्दील कर दिया है। शहर में हजारों की संख्या में ऑटो रिक्शा की उपलब्धता के बावजूद एक भी पार्किंग स्थल की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गई है, जिससे मजबूरीवश ऑटो चालकों ने सार्वजनिक स्थलों को पार्किंग स्थलों में तब्दील कर दिया है। पावर हाउस में ओवरब्रिज के नीचे, पावर हाउस रेलवे स्टेशन के समीप, सर्विस रोड, सुपेला चौक आदि स्थानों का उपयोग वाहन पार्किंग के लिए किया जा रहा है। अव्यवस्थित रूप से वाहनों को खड़ा करने की वजह से यातायात बाधित हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस इस स्थिति को देखने के बाद भी नजरअंदाज कर रही है। भिलाई से दुर्ग के बीच में हजारों की संख्या में ऑटो चालक पंजीबद्ध है, लेकिन दुर्भाग्य कहा जा सकता है भिलाई का कि पूरे भिलाई क्षेत्र में कुर्सी पार्क से लेकर के डबरापाड़ा चौक से लेकर के नेहरू नगर चौक तक इस बीच में कहीं भी किसी तरह का कोई ऑटो स्टैंड की व्यवस्था नहीं है। इसके पूर्व में डीएसपी ट्रैफिक जो यहाँ पे हुआ करते थे, डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर जी जो वर्तमान में रायपुर में पदस्थ है, उनके द्वारा लगातार ऑटो चालकों द्वारा यातायात स्थिति को बिगाड़ने की स्थिति को देखते हुए उनके द्वारा पावर हाउस में एक स्थायी रूप से ऑटो स्टैंड की व्यवस्था की गई थी, लेकिन जो कुछ दिन तक ही अपने अस्तित्व में रहा, उसके बाद इस ऑटो स्टैंड का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। अब देखा जाता है कि जहाँ भी ऑटो चालकों को जगह थोड़ा भी स्थान नजर आता है, वो वहाँ पे अपने वाहनों को पार्क करना शुरू कर देते हैं। इस अवैध पार्किंग के रूप से लगातार यातायात पर दबाव, क्योंकि फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है, सर्विस रोड पर यातायात का दबाव है, ऑटो चालकों द्वारा अव्यवस्थित रूप से वाहनों को खड़ा करने की वजह से दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है, सड़क जाम की स्थिति बने रहती है। क्योंकि एक तरफ ये भी कहा जा सकता है ऑटो चालक भी इसके लिए विवश है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने की वजह से ऐसी अव्यवस्था की स्थिति जगह जगह शहर में देखने को मिलती है। कुर्सी पार्क डबरापाड़ा चौक से लेकर कुर्सी पार्क चौक से लेकर के अभी हम खड़े हैं पावर हाउस ओवरब्रिज के नीचे, यहाँ से लेकर के सर्विस रोड रेलवे स्टेशन की सर्विस रोड के किनारे चंद्रा मौर्य सुपेला तो सब जगह अव्यवस्थित रूप से ऑटो चालक खड़े रहते हैं। जिला प्रशासन और ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों को चाहिए कि इनके लिए नियत स्थान तय किया जाए, ताकि अपने वाहनों को पार्क कर सके, और जो इस वजह से अव्यवस्था की स्थिति निर्मित हो रही है, दुर्घटनाएं बढ़ रही है, उस पर विराम लग सके। जय एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय। छत्तीसगढ़ आदिवासी हलवा समाज द्वारा महुआरी मरोदा में शक्ति दिवस के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान समाज में महिलाओं द्वारा कलश यात्रा भी निकाली गई। गाजे बाजे के साथ निकाली गई इस शोभा यात्रा में समाज के सभी वर्ग के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। आपको बता दें कि समाज द्वारा ये शोभा यात्रा बीते 22 सालों से निकाली जा रही है। आइए देखते हैं शोभा यात्रा की कुछ खास झलकियाँ। युवा कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सह प्रभारी एकता ठाकुर शनिवार को भिलाई पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत युवाओं ने किया एवं सभी को संबोधित करते हुए युवाओं को पूरी कर्मठता से पार्टी हित में कार्य करने के साथ लोगों से हमेशा जुड़े रहने की बातें उन्होंने कही। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर तेजी से चल रहा है, तो दूसरी तरफ युवा कांग्रेस ने भी अपने युवा कार्यकर्ताओं में जोश भरने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ प्रदेश यूथ कांग्रेस की सह प्रभारी एकता ठाकुर भी प्रदेश में जगह जगह युवा कांग्रेसियों की सभा लेकर उनमें जोश और उत्साह भरने का कार्य कर रही है। इसी कड़ी में शनिवार को एकता ठाकुर भिलाई पहुंची, जहां यूथ कांग्रेस के वैशाली नगर अध्यक्ष अमित जैन ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया एवं सभा में उपस्थित सभी युवा कांग्रेसियों को कांग्रेस पार्टी के हित में पूरी कर्मठता के साथ कार्य करने का आग्रह किया। एकता ठाकुर ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि युवा कांग्रेसी जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। ये जरूर है कि आज का युवा बेरोजगारी की वजह से थोड़ा परेशान है, लेकिन भटका हुआ नहीं है। वहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए युवाओं को रोजगार न दे पाने के लिए केंद्र सरकार को कोसा भी। और दूसरी तरफ युवा कांग्रेस वैशाली नगर के अध्यक्ष अमित जैन ने सरकार और संगठन में तालमेल में थोड़ा समय लगने की बातें कहते हुए सभी युवाओं को प्रदेश के मुखिया एवं युवा अध्यक्ष के मार्गदर्शन पर चलते रहने की बातें कही एवं प्रदेश सरकार के 2 साल के कार्यकाल को देखते हुए आने वाली नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की ही शहर सरकार बनाने का दावा भी किया। देखिए
एक बार फिर तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी, युवा कांग्रेस हमेशा एक्टिव रहती है और आपने देखा होगा कि यहाँ पे सत्ता में आने के लिए युवा कांग्रेस ने काफ़ी संघर्ष किया है और ज़मीनी स्तर पर हमेशा युवा कांग्रेस काम करती है और आगे भी करती रहेगी। हमारा जो दौरा है वो मासिक बैठक हम लोग लेते हैं उसी के दौरान हुआ है और ये आगे भी चलता रहेगा। हर जगह में जिले वाइज बैठक लेते जा रहे हैं, विधानसभा वाइज भी कोशिश कर रहे हैं कि बैठक लें। उसके बाद हम लोग बूथ लेवल तक और ग्राम स्तर वार्ड लेवल पे भी नियुक्तियाँ और यूथ कांग्रेस को दिखाने का काम करेंगे। एक राष्ट्र निर्माण की अगर बात करेंगे तो जाहिर सी बात है यूथ का बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन आज यूथ भटका हुआ है। देखिए मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि भटका हुआ है। हाँ कुछ परेशान है क्योंकि एक रोज़गार नहीं है उसके लिए मेन। आज आप देख रहे हैं स्किल्ड युवा है, चाहे एजुकेटेड युवा है, वो अब भटक रहा है। तो जो वादे सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा किए गए थे वो कहीं से पूर्ण नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण युवा भटक रहा है। और राहुल गांधी जी आप जानते हैं हमारे जो नेता हैं वो हमेशा से मांग कर रहे हैं कि युवा जो आज भारत का सबसे बड़ा परसेंटेज रखता है उसको कहीं ना कहीं नौकरी की ज़रूरत है, उसको कहीं ना कहीं आज रोज़गार की ज़रूरत है। तो हम लोग भी ये मांग करते हैं सरकार से, केंद्र सरकार से कि रोज़गार कहीं ना कहीं लोगों को मुहैया हो। तो आज जो युवा भटक रहा है आपने जो कहा तो वो स्थिति कम हो। आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव है भिलाई नगर निगम के, युवाओं का कितना उसमें समावेश रहेगा? जी उसमें हम लोग कोशिश करेंगे। आपने अभी भी देखा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका मिल रहा है कांग्रेस पार्टी में। आप लोग भी पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को उसमें मौका मिले। आज उनका हमने बहुत ही जोरदार भव्य तरीके से एकता ठाकुर जी का स्वागत किया और हम लोग जो युवाओं के अंदर में सरकार आने के बाद कई बार निराशा, और क्योंकि सरकार को सेट होने में समय लगता है, सरकार और संगठन का तालमेल में समय लगता है, तो कई लोगों में जो निराशा थी, सारी चीज़ें थी, उसको आज एकता ठाकुर जी के यहाँ आने से आज युवाओं में फिर से हर्ष, उमंग और तरंग आपने देखा, जो उत्साह आज युवाओं में बढ़ा है उससे निश्चित ही हम लोग आने वाले समय में युवा कांग्रेस की ताकत और ज़्यादा बड़ी कर पाएंगे और ज़्यादा प्रबलता से हम लोग कोको पार्टी जी और भूपेश बघेल जी सरकार के साथ संगठन के काम को करेंगे। नगरीय निकाय चुनाव सामने हैं जी, क्या दावा कर सकते हैं कि नगर सरकार एक बार फिर कांग्रेस की होगी? बिल्कुल कांग्रेस की सरकार होगी। उसका कारण है कि भूपेश बघेल जी ने जो 2 साल में जो काम किया है उसका निश्चित ही जनता आशीर्वाद के रूप में नगरीय निकाय का परिणाम हमारे पक्ष में करेगी। आप खुद एक युवा हैं, युवा नेता हैं। सरकार ने युवाओं के लिए जो वादे किए थे वो शायद अब तक उसमें 10% भी क्रियान्वयन नहीं हुआ है, तो इसको देखते हुए कैसे पॉसिबल है? ये बात आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन एक हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है और प्रक्रिया में समय लगता है। तो युवाओं से जो वादा किया है हमारी सरकार ने वो निश्चित ही पूरा करेगी। हाँ, लेकिन समय जरूर लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि ये वादा झूठा है। बिल्कुल सच होगा और करके दिखाएंगे। दोनों ही दीगर पार्टियां अपने युवा कार्यकर्ताओं में जोश और उमंग भरने में लगी हुई है। देखना होगा कि दोनों ही दीगर पार्टियों के दिग्गज अपने युवा कार्यकर्ताओं में किस तरह से ऊर्जा का संचार कर पाते हैं, जिससे आने वाले समय में पार्टियों को अपने इन कार्यकर्ताओं से लाभ पहुंच सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। झुंड बनाकर घूमते शूकरों को पकड़ने नगर निगम द्वारा शुरू किया गया अभियान बंद हो चुका है। अब शूकरों का निगम मुख्यालय परिसर में घूमते देखा जा सकता है। निगम परिसर में बने पार्क और कैंटीन के समीप शूकर आए दिन दिखाई दे पड़ते हैं। इन्हें भगाने या पकड़ने निगम प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं की गई है। यदि यही स्थिति रही तो शहर के समस्त शूकर निगम मुख्यालय को ही अपना बसेरा बना लेंगे, कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई रामपथ गमन यात्रा शनिवार को राजनांदगांव पहुंची, जहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित आम नागरिकों ने इस यात्रा का स्वागत किया। ये यात्रा राजनांदगांव के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए आगे बढ़ी। रामपथ गमन यात्रा 2226 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। इस दौरान पड़ने वाले मार्गों पर राम जी की झांकी स्थापित की जाएगी। प्रदेश की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना रामपथ गमन योजना, जो लगभग 133 करोड़ की है, इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के चंदखुरी से निकली श्री राम वनगमन रथ यात्रा के राजनांदगांव आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान रथ यात्रा ने शहर का भ्रमण किया।
रथ यात्रा में महापौर रथ यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। गौरतलब है कि राज्य सरकार के गठन के 2 वर्ष पूर्ण होने पर 17 दिसंबर को श्री राम वन गमन रथ यात्रा की शुरुआत की गई है। 17 दिसंबर से माता कौशल्या के धाम चंदखुरी से शुरू की गई ये रथ यात्रा आज राजनांदगांव पहुंची। श्री राम वन गमन यात्रा के राजनांदगांव पहुंचने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया। तत्पश्चात रथ यात्रा को शहर भ्रमण कराया गया। श्री राम वन गमन पथ रथ यात्रा शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होकर गुजरी। इस दौरान रथ यात्रा का जगह जगह स्वागत सम्मान भी किया गया और पुष्प वर्षा भी की गई। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के महत्वाकांक्षी योजना है राम वन पथ गमन यात्रा की। ये हमारे विभिन्न स्थानों से होकर जाएगा और इसकी शुरुआत हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने झंडी दिखा के किया और ये 8 स्थानों से होते हुए शुरुआत हुई चंदखुरी से होते हुए रामाराम तक जाएगा। 138 करोड़ की पर्यटन स्थल की तैयार की जा रही है। करीब 2226 किलोमीटर पड़ रहा है। ये इस रोड पर पर्यटक स्थल के रूप में राम जी की झांकी तैयार की जाएगी। आज तक 15 साल तक किसी ने इसे झांक कर नहीं देखा। हमारे राम जी के वनवास कार्यकाल का समय था, किसी ने पलटकर इसको जाना भी नहीं, न देखने की कोशिश की, न सजाने की। 15 साल तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज हमारे छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस पर योजना तैयार की और ये योजना हमारे छत्तीसगढ़ के लिए गर्वान्वित अनुभव करेगी यहाँ की जनता। और हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को मैं साधुवाद देना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने राम जी के वनवास के समय के कुछ कार्यकाल को एक पर्यटन स्थल के रूप में लाया और उसके लिए करोड़ों रुपए की योजना लाई। माता कौशल्या की मंदिर की स्थापना हो रही है, उसकी सौंदर्यीकरण भी होगी चंदखुरी में। बराबर फोन के माध्यम से निमंत्रण दिया है, व्हाट्सएप के मैसेज के माध्यम से निमंत्रण दिया है। राम पे राजनीति नहीं होती, भगवान राम एक होते हैं, ये सभी को जानना चाहिए। राम की राजनीति से वोट मांगा जा सकता है, अन्य काम नहीं किया जा सकता। आस्था तो मन में होती है, दिल में होती है और उसके लिए सबको आगे आना चाहिए। और नगर विकास की बात होती है, नगर निगम से अगर रैली निकल रही तो हर पार्षद को यहाँ पे खड़े होना चाहिए। मेरा सबसे अनुरोध है, अभी भी अगर समय है आके शामिल हो जाए और इस योजना को सफल बनाए। हमारी सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है राम वन पथ गमन यात्रा। बहरहाल इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए राजनांदगांव से अंकालू साहू की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। आपसे लेंगे इजाजत। नमस्कार।